नमस्कार दोस्तों और यूपीएससी एस्पिरेंट्स सुन लो यूपीएससी पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो फैसिनेटिंग यूनिट में गोता लगा रहे हैं। यूनिट 19 गैर कृषि उत्पादन और शिल्प उत्पादन का संगठन। नमस्कार। हाँ, ये मेडिवल इंडियन इकोनॉमी का वो हिस्सा है जहां से यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सोचिए, जब हम मध्यकालीन भारत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर खेत, किसान, लगान यही सब दिमाग में आता है ना? बिल्कुल, ज्यादातर ध्यान कृषि पर ही जाता है। पर क्या सिर्फ खेती ही होती थी? बिल्कुल नहीं। उस दौर में कपड़े कैसे बनते थे? ये जो शानदार किले और मकबरे बने, वो कैसे बने? धातुएं कहाँ से आती थीं? हाँ, इन सब सवालों के जवाब हमें ये यूनिट देता है। ये एक अलग ही दुनिया की तस्वीर दिखाता है, कारीगरों की, शिल्पकारों की, छोटे उद्योगों की। और आज की इस खास चर्चा में, इस गहरी पड़ताल में, हम इस यूनिट को लाइन बाय लाइन पूरी गहराई से समझने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ समराइज करना नहीं है, बल्कि हर पहलू, हर उदाहरण, हर न्यूआंस को पकड़ना है। वी विल रियली अनपैक दिस। बिल्कुल, हम देखेंगे कि उस समय के कारीगर माने आर्टिसंस कैसे काम करते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती थीं और अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान था। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, फ्रांसवा बर्नियर जैसे यात्रियों के नजरिए से लेकर अबुल फजल के दस्तावेजों तक, हम सबको खंगालेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक रोमांचक सफर होगा। लेट्स बिगिन। चलिए 19.1 इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत बर्नियर के मशहूर अवलोकन से करते हैं। फ्रांसवा बर्नियर, जो 1656 से 1668 तक भारत में रहे, वो क्या कहते हैं भारत की कारीगरी के बारे में? विरोधाभास 3 बेसिक कॉन्ट्रास्ट बताए। पहला कि भारत में कलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कारीगर बहुत कुशल है। दूसरा, इसके बावजूद कारीगर आमतौर पर गरीब है, उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। अच्छा। और तीसरा, उनके औजार, उनके टूल्स बहुत साधारण हैं, मतलब सिंपल या क्रूड कह सकते हैं, और उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम, पर्याप्त रेम्युनरेशन नहीं मिलता। अच्छा, तो ये 3 बातें हैं, प्रतिभा है पर गरीबी है, औजार साधारण है और मेहनताना कम है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये पूरी चर्चा में बार बार आएंगी। प्रतिभा, गरीबी, साधारण औजार और अपर्याप्त रेम्युनरेशन। तो फिर सवाल उठता है कि ये अर्थव्यवस्था स्टैटिक थी, मतलब ठहरी हुई, या डायनामिक थी जिसमें बदलाव आ रहे थे? क्या इसमें पूंजीवाद के कुछ लक्षण थे? These are big questions. बिल्कुल, और यही इस यूनिट का कोर डिस्कशन है। हम देखेंगे कि गैर कृषि उत्पादन कितना महत्वपूर्ण था। हमारा जोर तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स और कारीगरों, आर्टिजन्स पर रहेगा। पिछले कोर्स MHJ 106 के कुछ संदर्भ भी आएंगे अगर किसी ने वो पढ़ा हो तो। ठीक है, तो 19.2 कृषि आधारित उद्योग, एग्रो इंडस्ट्रीज से शुरू करते हैं। मतलब वो उद्योग जो खेती पर निर्भर थे। लेट्स अनपैक दीज। हाँ, इसमें सबसे पहले 19.2.1 वस्त्र यानी टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स, ये तो जमाने की बैकबोन रही होगी अर्थव्यवस्था की। बिल्कुल, इसे आप उस जमाने की हैवी इंडस्ट्री समझ सकते हैं। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर कपड़ा बनता होगा। शाहबाजपुर, मछलीपट्टनम, बनारस जैसे कितने ही केंद्र मशहूर थे। हाँ, नाम सुने। जाहिर है इसके लिए कच्चा माल यानी कपास और परिवहन, ट्रांसपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण था। और जहां मांग ज्यादा थी, वहां बुनकरों की पूरी बस्तियां बस गईं। दक्षिण भारत में कैकोल्ला बुनकरों का भी जिक्र आता है ना? उनका मंदिरों से क्या संबंध था? हाँ बिल्कुल, कैकोला बुनकर समुदाय दक्षिण में बहुत महत्वपूर्ण था। वो इतने संगठित और समृद्ध थे कि मंदिरों को दान भी दिया करते थे। अच्छा। गुजरात, मालवा, कोरोमंडल तट, ये सब कपड़ा उत्पादन के बड़े केंद्र थे। हालांकि 18वीं सदी में इसमें कुछ गिरावट आई, जिसके कारण थे फारस की खाड़ी के बाजार का नुकसान, राजनीतिक अस्थिरता, मराठा उपद्रव वगैरह। बंगाल में कपास की कीमत का भी जिक्र है, 30 डाम प्रति मन। इसे याद रखना चाहिए, 30 डाम प्रति मन। और उत्तरी कोरोमंडल के उत्पाद छिंट और गिनी क्लॉथ, ये नाम भी जरूरी हैं, छिंट और गिनी क्लॉथ। हाँ, औरंगाबाद, बुरहानपुर, चोल क्षेत्र, केम्बे, पांडिचेरी, ये सब भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। और बंगाल का मलमल, मसलिन, वो तो विश्व प्रसिद्ध था। हाँ बिल्कुल, ढाका का मलमल। मुगल केंद्र जैसे दिल्ली, आगरा भी कपड़ों के लिए मशहूर थे। छिंट की बात करें तो ये एक तरह का छपा हुआ सूती कपड़ा होता था।
अच्छा। अन्य केंद्रों में समाना, सलाहती, देवगिरी, कांचीपुरम, तंजौर का नाम भी आता है। अबुल फजल ने तो आईने अकबरी में लिखा है कि शाही कारखानों के लिए लगभग 10,000 लंबे कपड़े तैयार होते थे। 10,000। 10,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, तकनीक की बात करें तो चरखे और करघे में क्या विकास हुआ? इरफान अबीब ने इस पर कुछ कहा है। हाँ, तकनीक में धीरे धीरे विकास हो रहा था। चरखे में कुछ सुधार हुए जिससे सूत काटने की गति बढ़ी। करघों में ड्रॉ लूम और पिट लूम का इस्तेमाल होता था। एक शिलालेख है सदिसरक कदम, उसमें क्रॉस वाइज बुनाई का जिक्र है। सदीसर कदम शिलालेख, दिलचस्प। हाँ, वीर बल्लाल देव के समय के एक स्रोत में वर्टिकल लूम का भी उल्लेख मिलता है। और कपड़ों के पैटर्न पर तुर्की और यूरोपीय प्रभाव भी दिखने लगा था। कलमकारी, जो हाथ से पेंट करने की तकनीक है, वो भी बहुत मशहूर थी। ठीक है, तो वस्त्रों के बाद 19.2.2 रेशम और संबंध, सिल्क एंड एलाइड पर आते हैं। हाँ, रेशम। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक चीनी यात्री थे मा हुआन। उन्होंने 1432 में बंगाल में रेशम का उल्लेख किया है। माहवान 1432। ठीक है। भारत में 2 तरह का रेशम मुख्य था। एक जंगली रेशम, जैसे एरी, मूगा, तसर। ये नाम याद रखें, एरी, मूगा, तसर। और दूसरा शहतूती रेशम, जो शहतूत की पत्तों पर पलने वाले कीड़ों से बनता था। प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? प्रमुख क्षेत्र थे बंगाल, कश्मीर और गुजरात। बंगाल में तो शहतूत की खेती भी बड़े पैमाने पर होती थी। रेशम निकालने की तकनीक रीलिंग कैसी थी? क्या ये चीन जैसी उन्नत थी? नहीं, स्रोत बताते हैं कि भारतीय तकनीक चीन के मुकाबले कम कुशल थी। व्हील रीलिंग का इस्तेमाल 14वीं सदी में शुरू हुआ। कोकून की भी किस्में थीं, पट्टा और कट्टी। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी के समय का जिक्र है कि गुजरात से अब्रद, एक कंबाइती नाम का रेशमी कपड़ा निर्यात होता था। हालांकि गुजरात खुद भी रेशम आयात करता था। लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक तो बंगाली था। हाँ बिल्कुल, बंगाल, खासकर कासिम बाजार। अनुमान है कि वहां से सालाना लगभग 1 मिलियन पाउंड मूल्य का रेशम निर्यात होता था। 1 मिलियन पाउंड्स। बाप रे, बहुत ज्यादा। गुजरात का पटोला बहुत मशहूर था। दिल्ली में जुज, कुल्ला, मशरू जैसे रेशमी कपड़े बनते थे। बिहार का तसर, असम का मुगा अपनी खास पहचान रखते थे। वारंगल, मछलीपट्टनम भी केंद्र थे। और हाँ, कालीन बुनाई में भी रेशम का इस्तेमाल होता था। मानचित्र देखने से ये केंद्र और स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 1902-3 नील पर, इंडिगो पर। एक और महत्वपूर्ण नकदी फसल। इसकी कहानी क्या है? नील का उल्लेख ठक्कर फेरू ने लगभग 1290 में किया है। ये कपड़ों को रंगने के काम आता था और इसकी यूरोप में बहुत मांग थी। प्रमुख क्षेत्र कौन से थे और क्या क्वालिटी में फर्क था? हाँ, प्रमुख क्षेत्र थे अवध, मेवात और सबसे मशहूर बयाना। बयाना की नील सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी जाती थी। इसके अलावा हिंद, सिंधु घाटी, तेलंगाना, सरखेज गुजरात और कोरोमंडल में भी उत्पादन होता था। इसे प्रोसेस कैसे करते थे? हाँ, क्या 2 बार कटाई होती थी, नौटी और जरही? और ये कटेल क्या था? हाँ, साल में 2 बार कटाई होती थी, नौटी और जरही। जरही वाली फसल बेहतर मानी जाती थी और कटेल सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली नील को कहते थे, जो शायद पत्तियों के अर्क से बनती थी। अच्छा, कटेल मतलब बेस्ट क्वालिटी। और वैट कैसे तैयार होता था? वैट मतलब बड़े हौज चूने के गारे से बनते थे। उनमें नील के पौधों को पानी में भिगोया जाता था। फिर सड़ने के बाद उस पानी को दूसरे हौज में डालकर पीटा या मथा जाता था, जिससे नील नीचे बैठ जाता था। त्रिवेदी नाम के एक शोधकर्ता ने 2 वैट वाली प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। पेल्सर्ट का विवरण इसमें काफी महत्वपूर्ण लगता है। उसने बयाना और मेवात की तुलना की है और कीमतें भी बताई हैं। हाँ, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने 1626 के आसपास बयाना और मेवात की नील उत्पादन प्रक्रिया का काफी विस्तार से वर्णन किया है। उसने बताया कि 1614 में बयाना इंडिगो लगभग 12 पेंस प्रति पाउंड थी। बाद के वर्षों में बयाना की कीमत 30 से 36 रुपए प्रति मन तक पहुंच गई, जबकि पेल्सर्ट के समय मेवात इंडिगो 20 रुपए प्रति मन थी। तो 20 रुपए प्रति मन मेवात का और 30 से 36 रुपए प्रति मन बयाना का कितना फर्क है? काफी फर्क है। शाहजहां ने इस पर एकाधिकार करने की कोशिश भी की थी, याकूब बेग के जरिए।
हाँ, 1633 में शाहजहां ने याकूब बेग को ठेका देकर नील व्यापार पर एकाधिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह असफल रही। अंग्रेजों और डचों ने विरोध किया और ये कोशिश छोड़नी पड़ी। और इसके उत्पादन में गिरावट क्यों आई बाद में? दक्कन में और किसानों ने भी नील की जगह अनाज की फसलें उगाना ज्यादा फायदेमंद समझा। अल नाम की एक लाल डाई का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, अब 1904 गन्ना शुगरकेन पर आते हैं। गन्ने का उत्पादन तो पूरे भारत में व्यापक रूप से होता था। आईन अकबरी में कई दस्तूर सर्किलों में इसका उल्लेख है। राजस्थान में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। गुणवत्ता के लिए कौन से इलाके मशहूर थे? अच्छी क्वालिटी की चीनी और शक्कर के लिए महम, हिसार, फिरोजा, दिल्ली सूबा और लाहौर प्रसिद्ध थे। बंगाल से तो फारस को चीनी निर्यात भी होती थी। गुड़ कैसे बनता था? क्या तकनीकें थी? गन्ने का रस निकालने के लिए पहले लकड़ी के गियर वाले रोलर इस्तेमाल होते थे या पत्थर के कोल्हू, स्टोन मोटर पेस्टल। बाद में लोहे के रोलर भी आ गए। रस को बड़ी कड़ाहियों में उबालकर साफ किया जाता था। अलग अलग स्तरों पर रिफाइन करके शक्कर, खांड, बूरा आदि बनाया जाता था। और 19.25 तेल उत्पादन। तेल तो एक आवश्यक वस्तु थी। तेली समुदाय गांवों और शहरों दोनों जगह महत्वपूर्ण था। ये सरसों, तिल, नारियल, अरंडी आदि से तेल निकालते थे। खुशबूदार तेलों का भी जिक्र है। हाँ, मिदनापुर, ग्वालियर, रांदेर, नवसारी जैसे इलाके खुशबूदार तेलों के लिए जाने जाते थे। कर्नाटक में तेलीगारा नखरा जैसे समुदायों का क्या जिक्र है? हाँ, कर्नाटक में तेली समुदाय के कई उपसमूहों का उल्लेख मिलता है, जैसे तेलीगारण खरा। शिलालेखों में उन्हें गवुंडा और सेट्टी जैसी उपाधियां दी गई हैं, जिससे पता चलता है कि वो व्यापार में भी शामिल थे। महाराष्ट्र के एक ग्रंथ लीला चरित्र में घूटा कोर का जिक्र है, जो शायद तेलियों का ही एक समूह था। तेल निकालने के लिए घानी का प्रयोग होता था। इसमें इंसान और बैल दोनों लगते थे। बिल्कुल, लकड़ी की घानी होती थी, जिससे बैल या कभी-कभी इंसान भी घुमाते थे। मंदिरों को भी घानी से तेल दान करने के प्रमाण मिलते हैं, जिसे मंड या मशक कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में तो सिहाबुद्दीन ने लिखा है कि तेलियों पर नजर रखने के लिए एक अधिकारी शहना नियुक्त किया गया था। मछुआरों के भी कुछ समूह जैसे मोगर और मुक्कुवन का जिक्र है, जो शायद मछली के तेल का काम करते होंगे। चलिए, अब कृषि आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर 19.3 धातुएं, मेटल्स पर आते हैं। भारत में खनिज तो थे, पर कुछ आयात भी करना पड़ता था, खासकर सोना चांदी। हाँ, 19.3.1 सोना और चांदी की बात करें तो भारत में सोने का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। कर्नाटक की कुछ खदानें थीं, जैसे कुरनार, लेकिन वो शायद सल्तनत काल तक खत्म हो गई थीं। तो सोना आता कहाँ से था? मुख्य रूप से नदियों की रेत से सोना निकालने का काम होता था, जिसका जिक्र रैल्फ फिच जैसे यात्रियों ने किया है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी और मुनाफा बहुत कम होता था। और चांदी? चांदी की खदानें तो और भी दुर्लभ थीं। कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ होने का जिक्र है, पर नगण्य। इसीलिए सोने और चांदी के लिए भारत विदेशी व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर था। यूरोप से, मध्य पूर्व से चांदी आती थी। लेकिन आभूषण कला, ज्वेलरी क्राफ्ट तो बहुत उन्नत थी। बर्नियर ने इस पर क्या टिप्पणी की थी? हाँ, बर्नियर ने भारतीय सुनारों की कारीगरी की तारीफ की, लेकिन साथ ही यूरोपीय मानकों से तुलना करते हुए कहा कि डिजाइन वगैरह उतने उत्कृष्ट नहीं थे। कर्नाटक में सुनारों के लिए अक्कसलिगा शब्द का प्रयोग मिलता है। मंदिरों के शिलालेखों में उनका जिक्र करदाता और दान प्राप्तकर्ता दोनों रूपों में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं 19.3.2 हीरा और कीमती पत्थर, डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स। हाँ, हीरे के लिए भारत दुनिया भर में मशहूर था। मुख्य क्षेत्र थे छोटा नागपुर का पठार, जिसे गोंडवाना क्षेत्र भी कहते हैं, और गोलकुंडा। जहांगीर के समय छोटा नागपुर में अभियान भी हुआ था। हाँ, जहांगीर ने वहां अभियान भेजकर राजा दुर्जन साल को बंदी बनाया था। टेवर्नियर, जो एक फ्रांसीसी जौहरी और यात्री थे, उन्होंने भी इन खदानों का जिक्र किया है। बिहार में भी सोमेलपुर के पास खदानें थीं। और गोलकुंडा? गोलकुंडा की खदानें जैसे राउलकोंडा और कुलूर तो विश्व प्रसिद्ध थीं। यहीं से शायद कोहिनूर जैसे हीरे निकले थे। इन खदानों पर क्या राज्य का एकाधिकार होता था? और मजदूरों की क्या हालत थी? हाँ, ज्यादातर इन खदानों पर या तो राज्य का सीधा एकाधिकार होता था, या फिर उन्हें व्यापारियों को पट्टे पर दिया जाता था। मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी। उनका भयंकर शोषण होता था।
एक अनुमान के मुताबिक गोलकुंडा की खदानों से सालाना 1,40,000 पाउंड का राजस्व आता था। सोचिए कितना मुनाफा था। 140,000। वाह। जैक्स डी कॉट्रे का विवरण काफी डिटेल लगता है इसमें। खुदाई की प्रक्रिया, मजदूरों की गरीबी, चोरी, विदेशियों पर प्रतिबंध। हाँ, जैक्स डी कॉट्रे जो 1592 से 1622 के बीच भारत में रहे, उन्होंने गोलकुंडा की खदानों का आंखों देखा हाल लिखा है। कैसे खदान तैयार की जाती थी, कैसे हजारों मजदूर, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, टोकरियों में मिट्टी ढोते थे, कैसे उसकी छटाई होती थी, कड़ी निगरानी रखी जाती थी, चोरी रोकने के उपाय, व्यापारियों और कर किसानों, टैक्स फार्मर्स की भूमिका और इसमें शामिल खतरे, सब कुछ उन्होंने बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है ये। टेवर्नियन ने भी गोलकुंडा की कई खदानों की सूची दी है। 1692 के बाद गोलकुंडा में एक फौजदार की नियुक्ति हुई जो खदानों की निगरानी करता था। जमीन व्यापारियों को लगभग 38 एकड़ के टुकड़ों में आवंटित की जाती थी। हैदराबाद हीरे के व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया था। ठीक है। हीरे के बाद 19.3.3 तांबा, कॉपर, ये किसका माता था? तांबा मुख्य रूप से सिक्के ढालने और बर्तन बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। इसकी खदानें उत्तरी भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला के पास थीं। राजस्थान में खेतड़ी का नाम तो सुना ही है। हाँ, राजस्थान में खेतड़ी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा बिहार में भी तांबा मिलता था। अन्य स्थानों में सोजत, जोजा, भीम, बैराट, सिंघना, उदयपुर, कॉपरनी का जिक्र मिलता है। बिहार के एक स्थानीय राजा भैरोज ने भी तांबा और लौ खदानों से काफी फायदा उठाया था। सुकेत मंडी क्षेत्र में भी तांबे की खदानें थीं। और अब 1903-04 लोहा, आयरन, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता था। शिहाबुद्दीन अल उमरी ने क्या कहा था इसके बारे में? हाँ, शिहाबुद्दीन अल उमरी ने 1348 के आसपास लिखा कि हिंदुस्तान लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए मशहूर है। और ये सच भी था। लोहे की खदानें बहुत व्यापक थीं, हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण भारत तक। कहाँ मुख्य रूप से? कुमाऊं, सुकेत मंडी क्षेत्र, दक्कन का लोहा और इस्पात तो मध्य पूर्व तक निर्यात होता था। मछलीपट्टनम, पेड्डापल्ली जैसे बंदरगाहों से। सूरत सरकार में छिकली के पास भी खदानें थीं। बैंगलोर के आसपास भी अयस्क इकट्ठा किया जाता था। गलाने की प्रक्रिया, स्मेल्टिंग प्रोसेस, हाँ, कैसी थी? क्या ये उन्नत थी? नई प्रक्रिया काफी आदिम रूडिमेंट्री थी। बहुत गहरी खुदाई नहीं होती थी। सतह के पास जो अयस्क मिलता था उसी का इस्तेमाल होता था। छोटी भट्टियों में से गलाया जाता था। लेकिन फिर भी भारत अपने लौह उत्पादों, खासकर तलवारों और खंजरों के लिए मशहूर था। बिल्कुल। भारतीय इस्पात, जिसे वुड स्टील भी कहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता था। कुमाऊं, कच्छ जहां की कोरी तलवारें मशहूर थीं, और इंदलवाई, निजामाबाद के पास तलवार बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अहमदाबाद, पाटन में भी अच्छे हथियार बनते थे। ठीक है। धातुओं के बाद अब 19.4 खनिज मिनरल्स पर आते हैं। इसमें नमक और शोरा मुख्य हैं। हाँ, 19.4.1 नमक, सॉल्ट। नमक का उत्पादन पारंपरिक रूप से जारी रहा। वेनसांग ने भी 7वीं सदी में सांभर झील से नमक उत्पादन का उल्लेख किया था। अबुल फजल ने भी कुछ लिखा है। हाँ, अबुल फजल ने लिखा है कि सांभर झील से जो नमक निकलता था उसका 1/4 हिस्सा मालिक राज्य का होता था और 1/4 हिस्सा उसे ढोने वाले का। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे राजस्थान की सांभर, डीडवाना, पचपदरा झीलें। पचपदरा में रामी कच्छी समुदाय नमक निकालता था। नैन्सी की रिपोर्ट में क्या है? मोहणोत नैन्सी ने लिखा है कि पचपदरा में नमक निकालने के लिए 300 से 325 गड्ढे पिच थे। मारवाड़ क्षेत्र में खरीवाल समुदाय इस काम में लगा था। नमक निकालने के तरीके क्या थे? गड्ढे खोदना या झील के पानी को क्यारियों में फैलाकर सुखाना? दोनों ही तरीके इस्तेमाल होते थे। झील के किनारे गड्ढे खोदकर या फिर पानी को क्यारियों में भरकर सुखाकर नमक बनाया जाता था। इसका परिवहन मुख्य रूप से बंजारे अपने बैलों पर करते थे। एक अनुमान है कि सांभर में लगभग 1600 नमक मजदूर काम करते थे। हाँ, गुजरात और कोंकण तट पर भी तो नमक बनता था। हाँ, गुजरात में कच्छ के रण में घोघा, मकबूलाबाद, सरकार, ब्रोच में उत्पादन होता था। कोंकण तट पर पेन, पनवेल, नागोथाने, रेवदंडा, ठाणा जैसे केंद्र थे। यहाँ पुर्तगालियों का भी प्रभाव था। कर्नाटक में नमक बनाने वालों को उप्पीलीगा या बेसोवकालू कहा जाता था। ठीक है। अब 19.4.2 शोरा, सॉल्ट पीट्री,
ये किस काम आता था? शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, ये मुख्य रूप से 2 कामों में आता था। एक तो बारूद बनाने में और दूसरा रेफ्रिजरेशन यानी पानी या शरबत ठंडा करने में। ये काफी महंगा बिकता था। सबसे अच्छा शोरा कहाँ मिलता था? सबसे अच्छी क्वालिटी का शोरा बिहार से आता था, खासकर चुला, बाबरा और मालपुर इलाकों से। सरकार अहमदाबाद, गुजरात में भी उत्पादन होता था। जालोर से भी शोरा मिलने का जिक्र है। पेलजर्ट ने इसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी बताया है। हाँ, पेलसत ने लगभग 1626 में लिखा कि शोरा 3 तरह का होता है, काला, पीला और सफेद। उसने बताया कि कैसे शोरा बनाने वाले लोग पुरानी वीरान जगहों की मिट्टी इकट्ठी करते हैं, उसे पानी में घोलते हैं, छानते हैं, फिर उस पानी को उबालते हैं। उबालने पर जो मैल ऊपर आता है उसे हटाते जाते हैं और अंत में ठंडा होने पर शोरा क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। दिलचस्प प्रक्रिया है। हाँ, ये यूरोपियन कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी क्योंकि उन्हें बारूद की जरूरत थी। चलिए अब खनिजों से आगे बढ़ते हैं और 19.5 भवन निर्माण पर आते हैं। मध्यकाल में, खासकर सल्तनत और मुगल काल में शानदार इमारतें बनी। क्या इसमें नई तकनीकें आईं? हाँ बिल्कुल। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो चूना गारा, लाइम मोटर का बढ़ता इस्तेमाल, जिससे मजबूत और टिकाऊ जुड़ाई संभव हुई। बिल्कुल। और दूसरा, मेहराब और गुंबद का व्यापक प्रयोग। हाँ। इन तकनीकों के आने से बड़े और भव्य ढांचे बनाना आसान हो गया। और कारीगरों की संख्या भी बड़ी होगी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय का जिक्र है कि उसके पास 70,000 निर्माण कारीगर थे। बाबर ने भी लिखा है कि आगरा में उसके निर्माण कार्यों पर रोजाना 1491 पत्थर काटने वाले काम करते थे। 1491। कमाल है। निर्माण का संगठन कैसा था? क्या कोई हायरार्की थी? मुहंदिस, मेमार, बन्ना, ये कौन लोग थे? हाँ, एक तरह की हायरार्की थी। मुहंदिस शायद आर्किटेक्ट या इंजीनियर होता था जो पूरी योजना बनाता था। मेमार मुख्य बिल्डर या सुपरवाइजर होता था और बन्ना सामान्य राजमिस्त्री। दिलचस्प बात यह है कि अब कागज पर नक्शा बनाने का चलन भी शुरू हो गया था। अच्छा, नक्शे बनने लगे थे। हाँ, जैसे शाहजहानाबाद दिल्ली का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद। ये नाम याद रखने चाहिए, उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद। बाबर नामा की एक पेंटिंग में भी कारीगरों को शायद किसी नक्शे पर काम करते हुए दिखाया गया है। बागों का निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण था। कर्नाटक में कौन से शब्द इस्तेमाल होते थे निर्माताओं के लिए? वारिस, रूपाकाराज यानी मूर्तिकार, शिल्पी, आचारी और आचार्य जैसे शब्द मिलते हैं। निर्माण सामग्री कहाँ से आती थी? पत्थर, ईंट, चूना? ये निर्भर करता था कि इमारत कहाँ बन रही है। जैसे फतेहपुर सीकरी का उदाहरण लें, वहां आसपास ही पत्थर की खदानें थी तो ज्यादातर पत्थर का इस्तेमाल हुआ, ईंटें कम लगीं। लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सीकरी और पास के रूपबास से आता था। और संगमरमर? संगमरमर राजस्थान से आता था। राजगीर, गया, मारवाड़, उदयपुर से। चूना भड़ौच, पटियाली जैसे इलाकों से और समुद्री सीपियों से भी मिलता था। चूने के गारे को मजबूत बनाने के लिए उसमें सुर्खी यानी पिसी हुई ईंट मिलाई जाती थी। इसमें कितने तरह के विशेषज्ञ कारीगर लगते होंगे? ये जानना फैसिनेट्स मी। बहुत तरह के। सबसे पहले संगतराश, जो पत्थर काटते और घड़ते थे। फिर नक्काशी करने वाले, ट्रेसर्स, इनरेमर्स। पच्चीकारी करने वाले, इनलेयर्स, जिन्हें पारचीन कर कहते थे, जो पत्थर में दूसरे रंग के पत्थर जड़ते थे। पत्थर को पॉलिश करने वाले, ईंटों की जुड़ाई करने वाले राजमिस्त्री। हाँ। लोहार, आयरन स्मिथ्स, जो लोहे के क्लैंप, सरिये आदि बनाते थे। अबुल फजल ने भी इनकी सूची दी है? हाँ, आईने अकबरी में अबुल फजल ने इनमें से कई का जिक्र किया है। कर्नाटक में बढ़ई के लिए बड़गी या वर्धकी शब्द मिलते हैं। तच्चा वाला कम्मल भी शायद इसी से जुड़ा समुदाय था। एक मुगल पेंटिंग भी है जिसमें मेसन यानी राजमिस्त्रियों को काम करते दिखाया गया है। अद्भुत। अब 19.6 अन्य शिल्प देखते हैं। इनके अलावा भी तो बहुत कुछ बनता होगा। बिल्कुल, सूची तो अंतहीन है। छोटे बड़े अनगिनत शिल्प थे, जैसे बांस की वस्तुएं बनाने वाले, जिन्हें शायद कोमटी कहते थे, मूर्ति बेचने वाले, जिन्हें बुत फरोश कहा जाता था, चूड़ी बनाने वाले कसेरा, फर्नीचर के लिए कैम्बे और बड़ौदा मशहूर थे। कागज कहाँ बनता था? कागज के लिए सियालकोट, सरहिंद और अहमदाबाद जाने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि इसका कच्चा माल शायद लुगदी, मालाबार से आता था। पारा सूरत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था।
पटना मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता था। और चमड़े का काम, टैनिंग, उससे क्या क्या बनता था? हाँ, चमड़े का काम चर्मकार समुदाय करता था। इससे घोड़े की काठी, पानी भरने के मश्क, बर्तन, जूते आदि बनते थे। सरहिंद तीर कमान, कवच, आमा, जूते और सैंडल के लिए प्रसिद्ध था। ढालें अक्सर गेंडे की खाल या कछुए की खोल से बनती थीं, खासकर कैम्बे में। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 19.7 शिल्प उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये सब बनता कैसे था? क्या कोई एक समान तरीका, यूनिफॉर्म पैटर्न था? नहीं, यही खास बात है। कोई एक समान पैटर्न नहीं था। उत्पादन का चरित्र रर्बन कह सकते हैं, मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों का मिश्रण। मुख्य रूप से 4 श्रेणियां पहचानी जा सकती हैं। 4 श्रेणियां कौन कौन से? पहला, गांव के कारीगर। दूसरा, शहरों या कस्बों में स्वतंत्र कारीगर। तीसरा, ददनी प्रणाली। और चौथा, कारखाने। ठीक है, पहले गांव के कारीगरों की बात करते हैं। ये वही जजमानी सिस्टम वाले हुए, जैसे महाराष्ट्र में बलुतेदार या दक्षिण में आयागार्स? हाँ, बिल्कुल। ये कारीगर मुख्य रूप से गांव की जरूरतों को पूरा करते थे। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, चर्मकार वगैरह। उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में फसल का एक हिस्सा या जमीन मिलती थी। वे सीधे बाजार के लिए उत्पादन कम करते थे, लेकिन जो ज्यादा कुशल कारीगर थे वे अपना अतिरिक्त माल पास के कस्बों में बेच भी देते थे। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी 1907 एक कारीगर उत्पादन, आर्टिसनल प्रोडक्शन। ये स्वतंत्र कारीगर थे, मतलब अपना सामान, अपनी मेहनत, अपनी पूंजी। बिल्कुल, ये वो कारीगर थे जो अपने घर पर या अपनी छोटी सी वर्कशॉप में अपने औजारों से अपनी या उधार ली हुई पूंजी लगाकर काम करते थे और अपना तैयार माल खुद बाजार में बेचते थे। इसे मार्क्स ने स्थिर लघु उत्पादन प्रणाली, स्टैटिक पेटी मोड कहा है। इरफान हबीब इसे मध्यकालीन भारतीय उत्पादन का मुख्य रूप कहते हैं। ये मुगल काल में प्रमुख था? हाँ, मुगल काल में ये उत्पादन का सबसे आम तरीका था। ये कारीगर स्थानीय खपत के लिए भी बनाते थे और बड़े दूर के बाजारों के लिए भी, जैसे लाहौर के ऊनी कपड़े या आगरा के कालीन। इसमें ग्रामीण बनाम शहरी उत्पादन का भी सवाल है। क्या बुनकर और रंगरेज गांव के सेवक थे या स्वतंत्र थे? इस पर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। तपन राय चौधरी मानते हैं कि शहरों में मुख्य रूप से विलासिता का सामान बनता था और गांवों में अर्ध विलासिता, सेमी लग्जरी या आम जरूरत का। जहां तक सूत कताई का सवाल है, वो ज्यादातर घरों में महिलाएं करती थी। बुनकर फिर ये सूत बाजारों से खरीदते थे, जैसे कासिम बाजार या भड़ौच के बाजारों से। कपास को धुनने का काम धुनिया या नद्दाफ करते थे। दक्षिण भारत में मंदिर नगरों का क्या महत्व था और जाति का क्या रोल था? दक्षिण भारत में मंदिर नगर शिल्प उत्पादन के बड़े केंद्र थे। वहां कारीगरों की जातियां भी काफी संगठित थीं, जैसे पंचाल कम्मलार, जिनमें सुनार, लोहार, कांस्यकार, बढ़ई और पत्थर तराशने वाले शामिल थे, या कांचा नगारा, जो कांसे का काम करते थे। तिरुमलाई तिरुपति मंदिर के शिलालेखों में कारीगरों और मंदिर के बीच कई तरह के आर्थिक संबंधों का जिक्र मिलता है। क्या वहां मास्टर बुनकर और व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में कुछ मिलता है? हाँ, दक्षिण भारत में इसके साक्ष्य ज्यादा स्पष्ट हैं। कुछ बुनकर समुदाय जैसे पद्मा सालियार या कन्मला काफी प्रभावशाली हो गए थे। उनमें मास्टर बुनकर थे जिनके नीचे कई कारीगर काम करते थे। कंपनी के रिकॉर्ड्स में कनिकई और पावदई जैसे संबंधों का जिक्र है, जो शायद मालिक कारीगर जैसे रिश्ते दर्शाते हैं। लेकिन आम कारीगरों की हालत कैसी थी? पिल्सर्ट ने, जिसका जिक्र हमने नील के संदर्भ में किया था, 1626 में तो बहुत बुरी तस्वीर पेश की है। कम मजदूरी, शोषण। हाँ, पिल्सर्ट ने आगरा के कारीगरों के बारे में लिखा कि उनकी हालत बहुत दयनीय थी। उन्हें दिन भर मेहनत करने के बाद मुश्किल से गुजारे लायक मजदूरी मिलती थी। अमीर वर्ग, मतलब ओमराज और मानसबदार्स, कारीगरों से जबरदस्ती कम दाम पर काम करवाते थे या बेगार लेते थे। बड़ौदा 1636 और सूरत 1634-1636 से भी ऐसे ही शोषण के उदाहरण मिलते हैं। तो क्या कारीगर चुपचाप सब सहते थे या विरोध भी करते थे? क्या कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी चीज थी? और दस्तकार शामिल थे। 1513 में विजयनगर में कर वृद्धि के खिलाफ कारीगरों के विरोध का जिक्र है। अहमदाबाद में 1672 से 1674 के बीच कारीगरों की हड़ताल का भी पता चलता है। कभी कभी कारीगर धोखाधड़ी भी करते थे, जैसे सूरत के रंगरेजों द्वारा कंपनी को खराब माल देने के मामले सामने आए। अच्छा, तो प्रतिरोध भी था। अब आते हैं तीसरी प्रणाली पर,
19.7.2 ददनी प्रणाली। ददनी मतलब एडवांस। ये यूरोप के पुटिंग आउट सिस्टम जैसा है। हाँ बिल्कुल। ददनी का सीधा मतलब है पेशगी या अग्रिम, एडवांस। इसमें होता ये था कि व्यापारी मर्चेंट कारीगर को कच्चा माल या नकद पैसा एडवांस में देता था। कारीगर अपने घर पर अपने औजारों और अपने श्रम से माल तैयार करके उस व्यापारी को देता था। यूरोपीय कंपनियों ने, खासकर अंग्रेजों और डचों ने, इस प्रणाली को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। इसमें व्यापारी का नियंत्रण कैसे बढ़ता था? क्या वो क्वालिटी, क्वांटिटी, डिजाइन सब तय करता था? बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी कच्चा माल दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो जाहिर है वो तैयार माल की गुणवत्ता, मात्रा, डिजाइन, डिलीवरी का समय सब कुछ तय करता था। यूरोपीय फैक्टर्स अक्सर अपने गुमाश्तों या दलालों, ब्रोकर्स के माध्यम से कारीगरों को ददनी देते थे और उन पर कड़ी नजर रखते थे। कई बार वो किसी खास कारीगर या गांव से माल खरीदने का एकाधिकार, मोनोपोली भी स्थापित करने की कोशिश करते थे। पिल्सर्ट का एक कथन है कि व्यापारी इस एडवांस पर ब्याज भी लेते थे। इससे कारीगरों की स्वतंत्रता कैसे कम हुई? हाँ, पेल्सेट ने लिखा है कि व्यापारी अक्सर एडवांस पर भारी ब्याज लेते थे, करीब 1% प्रति माह। 1% प्रति माह। अब सोचिए, कारीगर पहले ही गरीब है, अगर वो समय पर माल नहीं दे पाया या माल की क्वालिटी ठीक नहीं निकली तो वो कर्ज के जाल में फंस जाता था। इससे धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती थी और वो कार्यतः इफेक्टिवली उस व्यापारी का बंधुआ मजदूर या भाड़े का मजदूर, वेज लेबरर बनकर रह जाता था। सूरत के वीरजी वोरा या गोलकुंडा के चिमन्ना कासीवीराना जैसे बड़े भारतीय व्यापारी भी बड़े पैमाने पर ददनी देते थे। डचों का फोर्ट सेंट गेलरिया मछलीपट्टनम का उदाहरण है, जहां उन्होंने बुनकरों को बसाकर उनसे काम करवाया। इस सिस्टम का एक फायदा व्यापारी को ये था कि उसका जोखिम कम हो जाता था। उत्पादन कारीगर के घर पर हो रहा है, औजार कारीगर के हैं। सही बात है। अब चौथी श्रेणी 19.7.3 कारखाने। कारखाने मतलब आज के फैक्ट्रीज या कुछ और? नहीं, इन्हें आज की फैक्ट्री समझना ठीक नहीं होगा। कारखाना शब्द का प्रयोग ज्यादा व्यापक अर्थ में होता था। ये शाही भंडार गृह, रॉयल स्टोर हाउसेज, शस्त्रागार, आमरीज, अस्तबल, रसोई घर भी हो सकते थे। सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय इन कारखानों के लिए निश्चित शाही अनुदान थे, फिक्स्ड रॉयल ग्रांट्स थे। लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से उन कारखानों की बात कर रहे हैं जहाँ उत्पादन होता था। ये मूल रूप से एक फारसी अवधारणा थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उसके कारखाने में 4000 रेशम बुनकर थे और फिरोज शाह के 36 कारखाने। वाओ, अफीफ का विवरण तो कमाल का है। हाँ, अफीफ ने फिरोज शाह के 36 कारखानों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसने बताया कि कैसे ये कारखाने अलग अलग विभागों में बटे थे, जैसे हाथियों के लिए, ऊंटों के लिए, रसोई के लिए, कपड़ों के लिए जामदार खाना, फर्नीचर और तंबुओं के लिए फराश खाना, अस्तबल आदि। हर कारखाने का अपना बजट था, अपना हिसाब किताब रखने वाला मुशरिफ, लेखाकार था। 36 कारखाने, हाँ 36। मुगलों के समय इनका और विस्तार हुआ। जहांगीर, शाहजहां, बर्नियर ने क्या कहा था इस बारे में? हाँ, मुगलों के समय इनका और विकास हुआ, खासकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय। बर्नियर ने लिखा कि ये कारखाने कलाओं को जीवित रखने के लिए जरूरी थे, क्योंकि अगर शाही संरक्षण न मिले तो कारीगर गुजारा नहीं कर सकते और कलाएं लुप्त हो जाती हैं। क्या ये कारखाने सिर्फ राजधानी दिल्ली या आगरा में ही थे? अकबर की शॉल इंडस्ट्री को जिक्र आता है। नहीं, ये सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं थे, प्रांतों में भी ऐसे कारखाने होते थे। अकबर ने खास तौर पर शॉल उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया। उसने कश्मीर के कारीगरों को बुलाया और लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी में शॉल के कारखाने स्थापित करवाए। अबुल फजल ने तो इन कारखानों की तुलना एक शहर से कर दी है, जिसमें हर तरह की चीजें बनती थीं। आईने अकबरी में विभिन्न प्रकार की शॉलों, उनके रंगों, कीमतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। लेकिन औरंगजेब के समय इनका पतन शुरू हुआ, पर क्षेत्रीय राज्यों में ये बचे रहे। हाँ, औरंगजेब ने शाही खर्चों में कटौती की और इन कारखानों पर ध्यान कम दिया। लेकिन मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद जो क्षेत्रीय राज्य उभरे, जैसे जयपुर, बंगाल, अवध, हैदराबाद, वहां ये कारखाने कुछ हद तक जारी रहे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कारखाने मुख्य रूप से शाही परिवार, दरबारियों की जरूरतों और उपहारों, गिफ्ट्स के लिए उत्पादन करते थे, आम बाजार के लिए नहीं। हाँ, ये कमर्शियल एंटरप्राइजेस नहीं थे। बिल्कुल नहीं।
अफीफ ने लिखा है कि फिरोज शाह के जामदार खाना कपड़ों का कारखाना का सालाना खर्च 6 लाख टंका था। 6 लाख टंका। और फराश खाना, तंबू, कालीन आदि से कभी कभी राजस्व भी आता था। जैसे एक बार 33,881 रुपए का राजस्व आया, लेकिन ये मुनाफे के लिए नहीं चलाए जाते थे। 33,881 रुपए। शिवाजी के भी कारखाने थे। हाँ, मराठा स्रोतों में शिवाजी के 18 कारखानों का उल्लेख मिलता है। इनका संगठन कैसा था? प्रशासन कौन देखता था? सुपरवाइजर कौन होता था? दिल्ली सल्तनत के समय कारखानों का प्रमुख अधिकारी मुत्सर्रिफ कहलाता था। अकबर के समय में इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया गया, दीवाने बुयूतात। इसके नीचे नाजिर होता था और हर कारखाने का अपना दरोगा, एक कैशियर या स्टोर कीपर, तहवीलदार और एक लेखाकार मुशरिफ होता था। इन कारखानों में कारीगरों की भर्ती कैसे होती थी? उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी? क्या उन्हें अपनी मर्जी से डिजाइन बनाने की छूट थी? इस बारे में जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि कारीगरों को डिजाइन, रंग आदि चुनने की ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। ये सब शाही फरमान या दरोगा के निर्देशानुसार होता था। उनकी मजदूरी मुत्सर्रिफ तय करता था। उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता था। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में उस्ताद पूरण और कल्याण नाम के 2 चित्रकारों का जिक्र किया है जो शाही सेवा में थे। कारीगरों के बीच भी एक पदानुक्रम होता था, उस्ताद, खलीफा, शागिर्द। पेलसेट ने फिर यहाँ भी कारीगरों की दयनीय हालत बताई है। मजदूरी बहुत कम, 5-6 टका या दाम प्रतिदिन। क्या वे विरोध करते थे? हाँ, पेलसेट ने आगरा के कारखानों के बारे में लिखा है कि कारीगरों को अक्सर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें बहुत कम मजदूरी, 5-6 दाम रोजाना मिलती थी, जिससे उनका गुजारा मुश्किल से होता था। उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव ये था कि कारीगर जो पहले स्वतंत्र उत्पादक था, अब एक तरह से मजदूर बन गया था, जिसका अपने उत्पादन के साधनों और उत्पाद पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो क्या इन्हें मैन्युफैक्चरीज कहा जा सकता है? क्या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसे प्रयास किए? कुछ हद तक, खासकर जहां बड़ी संख्या में कारीगर एक छत के नीचे काम कर रहे हों। अंग्रेजों ने ऐसे प्रयास किए थे, जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में 1620-21 में, अहमदाबाद में 1646 में और पलाकोलू आंध्रा में 1652 में। लेकिन ये प्रयास बहुत सफल नहीं रहे। ठीक है, अब बात करते हैं 19.7.4 मजदूरी वेजेस की। आपने जिक्र किया कि जानकारी कम है। आईने अकबरी मुख्य स्रोत है। हाँ, मजदूरी दरों के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। इसका सबसे विस्तृत ब्यौरा अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है, लेकिन वो दरें मुख्यतः शाही शिविर या राजधानी आगरा, लाहौर के आसपास की हैं। उसमें किन कारीगरों की मजदूरी दी गई है? कुछ उदाहरण? अबुल फजल ने कई तरह के निर्माण मजदूरों और कारीगरों की मजदूरी दरें दी हैं, जैसे गिलकार, प्लास्टरर, संगतराश, स्टोन कटर, बढ़ई, कारपेंटर, पिंजरासाज, लैटिस वर्कर, अर्राकश, सोया, बिल्दार, कॉमन लेबरा, चाहकन, वेल्डिगा आदि। दरें उनकी कुशलता के हिसाब से अलग अलग थीं। जैसे प्रथम श्रेणी के बढ़ई को 7 दाम रोज मिलते थे, जबकि एक साधारण मजदूर, बिल्दार, को सिर्फ 2 दाम। 7 दाम और 2 दाम। क्या बाद के समय से या दूसरे इलाकों से तुलना की जा सकती है? दक्कन 1620 में सुनार या अहमदाबाद 1628-32 में बिल्डर की मजदूरी। हाँ, कुछ तुलनात्मक आंकड़े मिलते हैं। जैसे 1620 के आसपास दक्कन में एक सुनार को 8 से 9.6 पैसे रोज मिलते थे। 1628-32 में अहमदाबाद में एक कुशल बिल्डर को रोजाना 2.8 से 3.2 पैसे मिलते थे। इन आंकड़ों की तुलना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिक्कों का मूल्य और क्रय शक्ति अलग अलग थी। कम मजदूरी के खिलाफ विरोध का भी जिक्र है औरंगजेब के समय। हाँ, औरंगजेब के समय अहमदाबाद के शाही कारखाने के मजदूरों ने अपनी मजदूरी 1 टंका, जो मुगल काल का तांबे का सिक्का था, से बढ़ाकर 1.5 टंका करने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग अस्वीकार कर दी गई। टंका मुगल तांबे का सिक्का। पेलसर्ट ने कम मजदूरी के कारण बताए थे अमीरों का शोषण, कारीगरों की गरीबी और ज़रूरत। शिरीन मूसी ने अपने विश्लेषण में दिखाया है कि अकबर के समय से शाहजहां के समय तक मजदूरी की क्रय शक्ति में गिरावट आई थी। अब आते हैं 19.7.5 शिल्पों का विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट्स पर। क्या काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर था?
हाँ, विशेषज्ञता तो थी। एक परिवार या छोटी वर्कशॉप के भीतर भी काम का बंटवारा होता था। शाही कारखानों में तो और भी ज्यादा विशेषज्ञता थी, जहां हर काम के लिए अलग कारीगर होते थे। वस्त्र उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। इसमें कई चरण थे: कपास धुनना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, फिर उसे धोना, ब्लीच करना, रंगना, छापना। हर काम के लिए अलग लोग या समुदाय होते थे। गुजरात के पास सोबे गांव का जिक्र है। हाँ, गुजरात में सोबे गांव कपड़ों को ब्लीच करने का बड़ा केंद्र था। अहमदाबाद, बड़ौदा, आगरा जैसे शहर फिनिशिंग और रंगाई के लिए जाने जाते थे। अकाल जैसी आपदाओं का इस विशेषज्ञता पर बुरा असर पड़ता था, क्योंकि कारीगर बिखर जाते थे। क्या कुछ काम समूह में होते थे, जैसे नील, शोरा बनाना या हीरा खनन? हाँ, बिल्कुल। नील और शोरा बनाने के काम में अक्सर भाड़े के मजदूर लगाए जाते थे और काम समूहों में होता था। हीरा खनन तो पूरी तरह से सामूहिक प्रयास था, जिसमें खुदाई करने वाले, मिट्टी ढोने वाले, धोने वाले, छाटने वाले सब शामिल थे। इसमें भी विशेषज्ञता थी। जॉन फ्रायर ने सूरत में मूंगा काटने वाले कारीगरों का उल्लेख किया है। तलवार बनाने में भी अलग अलग विशेषज्ञ होते थे। कोई लोहा गलाता था, कोई ब्लेड बनाता था, कोई पॉलिश करता था, कोई मूठ लगाता था। ठीक है। अब 19.7.6 प्रौद्योगिकी और उपकरण, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स पर आते हैं। बर्नियर ने कहा था कि औजार बहुत साधारण थे। क्या ये पूरी तरह सही है? शायद ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकता है बर्नियर यूरोप से तुलना कर रहे हों। भारतीय कारीगर उन्हीं साधारण औजारों से अद्भुत चीजें बना लेते थे। सुनार का ही उदाहरण लें, उनके औजार आज भी बहुत कुछ वैसे ही हैं। एक परंपरा थी कि सुनार अपनी बेटी की शादी अपने पेशे से बाहर नहीं करते थे, ताकि तकनीक गुप्त रहे। हाँ, ये सही है कि यूरोप की तुलना में शायद तकनीकी विकास धीमा था। तकली बनाम चरखा, चरखे में क्या सुधार हुए? हाँ, सूत काटने के लिए तकली का इस्तेमाल सदियों से हो रहा था। चरखे के आने से, खासकर पहिए वाले चरखे से, कताई की गति कई गुना बढ़ गई। बाद में चरखे में गियरिंग सिस्टम और क्रैंक हैंडल जैसे सुधार भी हुए, लेकिन बुनाई के करघे में शायद उतने बड़े बदलाव नहीं आए। कुछ विशेष कामों के लिए खास उपकरण भी थे, जैसे जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के खगोलीय यंत्र बनाने वाले कारीगरों के पास विशेष औजार थे। यूनिट 24 में धातु विज्ञान पर और विस्तार से बात होगी। अब बात करते हैं 19.7.7 शिल्प गतिशीलता, क्राफ्ट मोबिलिटी की। क्या कारीगर एक जगह टिक कर रहते थे या काम की तलाश में घूमते थे? यूरोपीय यात्रियों का क्या कहना था? 17वीं सदी के ज्यादातर यूरोपीय यात्री मानते थे कि बुनकर जैसे कारीगर ज्यादातर स्थिर थे, अपने गांव या शहर में ही रहते थे। लेकिन भारतीय स्रोत बताते हैं कि कारीगरों का बड़े पैमाने पर पलायन, माइग्रेशन भी होता था। पलायन के कारण क्या थे? कई कारण थे। राजनीतिक अस्थिरता, लड़ाइयाँ, शासकों या अधिकारियों का अत्याचार, ज्यादा कराधान, टैक्सेशन, अकाल या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं। दक्कन का एक उदाहरण है, जहां बुनकरों को सूरत जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, शायद स्थानीय उत्पादन बनाए रखने के लिए। 1630 के अकाल के बाद गुजरात से बड़ी संख्या में बुनकर और नील कारीगर आगरा और अवध की तरफ चले गए। अंग्रेजों ने भी सूरत के बुनकरों को बॉम्बे आने के लिए लुभाने की कोशिश की थी। ओविंगटन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने क्या देखा? जॉन ओविंगटन और कैप्टन हैमिल्टन दोनों ने 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में देखा कि सूरत के पतन के बाद वहां के गुजराती बुनकर दूसरे इलाकों में जाकर बस गए थे और अपना काम कर रहे थे। मैक्स वेबर का तर्क था कि भारत की जाति व्यवस्था गतिशीलता में बाधा डालती है। इरफान हबीब इससे सहमत नहीं है। हाँ, वेबर का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण लोग अपना पेशा या स्थान आसानी से नहीं बदल सकते थे, जो आर्थिक विकास में बाधा थी। लेकिन इरफान हबीब और अन्य इतिहासकारों का मानना है कि जाति व्यवस्था एक बाधा जरूर थी, पर ये कोई अलंघनीय दीवार नहीं थी। जरूरत पड़ने पर कारीगर पलायन करते भी थे और कभी-कभी अपना पेशा भी बदलते थे। दक्कन के इतिहासकार फुकाजावा ने भी कारीगरों की गतिशीलता के उदाहरण दिए हैं। गुजरात में कुछ बुनकरों के भाटिया जाति में शामिल होने का भी जिक्र है। बोहराज और बंजारे जैसे समुदाय तो व्यापार और परिवहन के लिए घूमते ही रहते थे। दक्षिण भारत में पट्टुनुलकर जैसे रेशम बुनकर समुदाय का उदाहरण है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके बसे। तो गतिशीलता थी, भले ही सीमित हो। अब एक महत्वपूर्ण पहलू
19.8 मध्यकालीन महिला और शिल्प उत्पादन। महिलाओं की क्या भूमिका थी, क्या इस पर जानकारी कम है? हाँ, प्रत्यक्ष जानकारी काफी सीमित है। ज्यादातर स्रोत पुरुषों के काम का ही जिक्र करते हैं, लेकिन पारिवारिक इकाइयों में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट है। जैसे सूत काटना मुख्य रूप से महिलाओं का काम था। लीला चरित्र में तेली समुदाय की पत्नियों द्वारा तेल निकालने में मदद करने का जिक्र है। रेशम के कोकून से धागा निकालना, रीलिंग और कपास की सफाई जैसे कामों में भी शायद महिलाएं लगी होती थीं, पर इस विषय पर और शोध की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं 19.9 एकाधिकार मोनोपोलीज पर। हाँ। इनका कारीगरों पर क्या असर पड़ा? जाहिर है, एकाधिकार से कारीगरों की स्वतंत्रता कम हुई और उन्हें अपने माल की सही कीमत नहीं मिली। एकाधिकार दो तरह के थे, एक राज्य का एकाधिकार और दूसरा व्यापारियों का। राज्य के एकाधिकार कहाँ थे? राज्य का नमक उत्पादन पर काफी हद तक एकाधिकार था। हीरा खनन पर भी राज्य का नियंत्रण था। शाही कारखानों में बनने वाली खास चीजों जैसे टेपेस्ट्री या कुछ विशेष प्रकार के कपड़ों पर भी राज्य का एकाधिकार होता था। दक्षिण भारत में कोरवई जैसी व्यवस्था का जिक्र है, जहां अधिकारी बुनकरों के लिए कीमत तय करते थे। अंग्रेजी फैक्टरों ने भी एकाधिकार की कोशिश की। पटना रेशम 1620-21 और औरंगजेब का मोम और शोरा पर एकाधिकार। हाँ, अंग्रेजों ने पटना में रेशम खरीदने का एकाधिकार पाने की कोशिश की, पर असफल रहे। औरंगजेब ने कुछ समय के लिए मोम वैक्स और शोरा के व्यापार पर शाही एकाधिकार लागू किया था। मुगल सम्राट का शोरा शोधन पर अधिकार था। टेवनियर ने लिखा है कि बिना बादशाह की इजाजत के कोई शोरा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि ये बारूद बनाने के काम आता था। शाहजहां ने विदेशियों द्वारा शोरा और सीसा लीड निर्यात करने पर भी प्रतिबंध लगाया था। टेवर्नियर ने यह भी जिक्र किया है कि व्यापारियों को लंबी दूरी के लिए गाड़ियां किराए पर लेने के लिए भी एकाधिकार का सामना करना पड़ता था। शिवाजी का नमक एकाधिकार, हाँ, इसका क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, शिवाजी ने कोंकण के प्रभावती, कल्याण, भिवंडी क्षेत्र में नमक उत्पादन और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया था। उन्होंने कीमतें गोवा की पुर्तगाली कीमतों से ज्यादा रखी, लेकिन स्थानीय उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी दी। व्यापारियों का भी एकाधिकार था। बनारस 1634, अहमदाबाद 1636 में कपड़ा आपूर्ति, नील की कीमतें। हाँ, व्यापारी भी अक्सर मिलकर या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कारीगरों पर एकाधिकार थोप देते थे। बनारस 1634 और अहमदाबाद 1636 में व्यापारियों ने मिलकर तय किया कि वे बुनकरों से एक निश्चित कीमत पर ही कपड़ा खरीदेंगे। नील के बाजार में भी बड़े व्यापारी कीमतें नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। भड़ौच के मुगल गवर्नर ने तो संकीर्ण और चौड़े बाफ्ता, एक प्रकार का कपड़ा की बिक्री पर अपना एकाधिकार ही जमा लिया था। इन सबसे कारीगरों का नुकसान होता था। बिल्कुल। अब आते हैं 29वें खंड पर, 19.10 बहसें, डिबेट्स। अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी विकास की क्षमता थी? वॉज इट डायनामिक और स्टैटिक? हाँ, ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बहस है इतिहासकारों के बीच। क्या मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी संभावनाएं थीं कि वो आगे चलकर पूंजीवादी की दिशा में विकसित हो सकती थी, या वो एक स्थिर जड़ अर्थव्यवस्था थी? इसमें बाधाएं क्या थी? कई बाधाएं गिनाई जाती हैं, जैसे कारीगरों की कम मजदूरी और गरीबी, जिससे मांग सीमित रहती थी। एक मुक्त श्रम बाजार की कमी, जहां मजदूर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और अपनी मर्जी से काम चुन सकें। विदेशी व्यापार का अर्थव्यवस्था के एक छोटे हिस्से तक सीमित होना। बर्नियर का गरीबी का चित्रण इसी तरफ इशारा करता है। इरफान हबीब संभाव्यता की बात करते हैं कि क्षमताएं तो थीं, पर वो वास्तविक पूंजीवादी विकास में तब्दील नहीं हो पाईं। रचौधरी और हबीब का क्या मानना है, और हमजा अलवी का क्या तर्क है? तपन रचौधरी और इरफान हबीब जैसे इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन भारत के साक्ष्य पूंजीवादी परिवर्तन के पक्ष में नहीं जाते। अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का प्रभुत्व था। कारीगर उत्पादन महत्वपूर्ण था, पर वो पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता नहीं रखता था। दूसरी तरफ हमजा अलवी जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में पूंजीवाद का विकास हो सकता था, लेकिन उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म ने आकर उस प्रक्रिया को रोक दिया या बाधित कर दिया। दक्षिण भारत में व्यापार कारीगर संबंधों का क्या व्यापारी पूंजी, मर्चेंट कैपिटल की भूमिका महत्वपूर्ण थी? के तत्व ज्यादा दिखते हैं, खासकर ददनी प्रणाली में।
व्यापारी पूंजी की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी, वो उत्पादन को फाइनेंस करती थी। लेकिन फिर वही सवाल आते हैं, क्या बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी? क्या एक एकीकृत बाजार का अभाव था? क्या मुक्त श्रम बाजार नहीं था? जाति की भूमिका पर वेबर और हबीब के अलग अलग मत हमने देखे। फिर मुगल साम्राज्य के पतन का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कुल मिलाके ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे व्यापक मजदूरी श्रम, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व और लगातार तकनीकी नवाचार अनुपस्थित थीं। ये बहस काफी जटिल है और जारी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस गहरी चर्चा, इस डिटेल्ड एनालिसिस से हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज द की टेकअवेज। संक्षेप में मुख्य बातें क्या रहीं? हाँ, कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहला, मध्यकालीन भारत में कृषि के अलावा गैर कृषि उत्पादन बहुत विविध, वाइड स्प्रेड और महत्वपूर्ण था। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, कृषि आधारित उद्योग, खासकर वस्त्र, रेशम, नील, गन्ना और तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह थे। सही। तीसरा, धातु, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरे और खनिज, नमक, शोरा का खनन और उनसे जुड़ी कारीगरी का भी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान था। बिल्कुल। चौथा, भवन निर्माण एक प्रमुख गतिविधि थी जिसमें उच्च स्तर की विशेषज्ञता और संगठन विकसित हुआ था। हाँ, ये तो मैंने देखा। पांचवा, शिल्प उत्पादन के संगठन के कई रूप थे। गांव के सेवक कारीगर, स्वतंत्र कारीगर, ददनी प्रणाली और शाही कारखाने। हर प्रणाली की अपनी विशेषताएं, अपने फायदे और नुकसान थे। कोई एक रूपता नहीं थी। ठीक है। छठा, प्रौद्योगिकी और औजार बर्नियर के अनुसार भले ही साधारण थे, लेकिन कारीगर अत्यंत कुशल थे और तकनीक में धीरे धीरे सुधार भी हो रहे थे। सातवां, कारीगरों की स्थिति आमतौर पर बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें कम मजदूरी, शोषण और कर्ज के बोझ का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनमें गतिशीलता भी थी और वे समय समय पर विरोध भी करते थे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आठवां, राज्य और व्यापारियों के एकाधिकार ने कारीगरों की स्वतंत्रता और आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। सही। और नौवां, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, कि वो स्थिर थी या गतिशील, उसमें पूंजीवादी विकास की क्षमता थी या नहीं, इस पर इतिहासकारों के बीच बहस जारी है और कोई आसान जवाब नहीं है। वाह, व्हाट एन इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन। ये यूनिट सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मध्यकालीन भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को एक अलग नजरिए से समझने की कुंजी है। बिल्कुल। यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 हिस्ट्री और इकोनॉमी से जुड़े सवालों के लिए ये समझ बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में भी यहाँ से सीधे तथ्यात्मक सवाल बन सकते हैं। केंद्रों के नाम, तकनीकों के नाम, यात्रियों के विवरण, मजदूरी दरें, कारखानों की व्यवस्था, कारीगरों का जीवन, उत्पादन प्रणालियां, व्यापार, तकनीक, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। उम्मीद करते हैं कि इस डिटेल डिस्कशन से आपको यूनिट 19 की गहरी समझ मिली होगी। इसे चाहें तो एक बार और सुनने की कोशिश करें ताकि पॉइंट्स अच्छी तरह से याद हो जाएं। अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस इज एब्सोल्युटली की फॉर यूपीएससी। हाँ, और ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा की तैयारी में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि भारत के आर्थिक इतिहास की एक ज्यादा संतुलित और समृद्ध समझ भी देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा, ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा, और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक यूनिट के साथ। बिल्कुल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, और हाँ, ये जरूर सोचिएगा कि अगर मध्यकालीन भारत में कारीगरों को, उनकी कला को, उनके उत्पादन को एक अलग तरह का ज्यादा सहायक माहौल मिला होता तो आज भारत का आर्थिक इतिहास शायद कुछ और होता। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। गुड लक विद योर प्रिपरेशन।